नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं रेलवे परीक्षा से संबंधित। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ से आपके लगातार परीक्षा में जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और पूछे जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इससे आपकी जो तैयारी है उसमें और भी अच्छी हेल्प मिलेगी, इससे भी आप तैयारी अपनी और बेहतर कर सकें। आपने जो थ्योरी पढ़ी होगी प्लस आपको ये ऑब्जेक्टिव से बहुत हेल्प मिलेगी, इसलिए आपको ये जरूर पढ़ना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? यानी जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज क्या है? यानी सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसकी आयु होती है 65 वर्ष। ध्यान रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा वो 65 वर्ष की आयु तक ही अपने पद पर रह सकता है। जब 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट में आपका सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय एक ही बात है, उच्चतम न्यायालय के लिए 65 वर्ष की आयु से कम आयु का व्यक्ति नियुक्त होगा, वो 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उसको पद से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, उसके न्यायाधीश बनने के लिए आपको आयु 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी 62 वर्ष पूरी हो जाएगी तो आप रिटायर कर दिए जाओगे। और जिला न्यायालय का न्यायाधीश के लिए क्या शर्त है? जिला न्यायाधीश के लिए क्या शर्त है? जिला न्यायाधीश के लिए आपकी 60 वर्ष की आयु तक ही आप उस पद पर रह सकते हो, न्यायाधीश रह सकते हो। जैसे ही 60 वर्ष आयु हो जाएगी आपको पद से हटा दिया जाएगा या रिटायर कर दिया जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष की आयु होनी चाहिए, उच्च न्यायालय में 62 वर्ष की आयु होनी चाहिए और जिला न्यायालय में 60 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? ये 65 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे नियंत्रण अधीन कार्य करते हैं। यानी जो जिला और सत्र न्यायालय होते हैं ये किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, राज्य के राज्यपाल, राज्य के उच्च न्यायालय, जिला अधिकारी, राज्य के कानून मंत्री। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो पहले से पहले कार्यपालिका और न्यायपालिका, हम जब अनुच्छेद 50 का अध्ययन करते हैं, कौन सा अनुच्छेद 50, तो उसमें लिखा है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। कार्यपालिका अलग कार्य करेगी तो न्यायपालिका अलग कार्य करेगी, एक दूसरे से अपोजिट है, कोई इनका संबंध नहीं है। तो देखो इसमें राज्य कानून मंत्री किसका सदस्य है? कार्यपालिका का सदस्य है। जिला अधिकारी यानी कलेक्टर की ये भी कार्यपालिका के अंडर में ही काम करता है। तो अब बचते हैं और राज्यपाल भी कार्यपालिका का अंदर आता है। तो इस प्रकार से राज्य का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इनका सत्र न्यायाधीश इनको अधीन कार्य करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो राज्य का राज्यपाल होता है वो नियुक्ति करता है। यानी जो राज्य का राज्यपाल क्या करता है? इनकी नियुक्ति करता है। राज्यपाल नियुक्ति करता है, राज्यपाल केवल नियुक्ति करेगा इनकी। लेकिन जो वो सारे अंडर में काम करेंगे, अधीन किसके काम करेंगे? वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अंडर में काम करेंगे। नियुक्ति भले ही राज्यपाल कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन रही है? तो ध्यान रखना है ये आंसर इंदिरा बनर्जी, एम फातिमा बीबी, आर भानुमति, सुजाता बी मनोहर। तो आपका आंसर होगा एम फातिमा बीबी, यानी जो उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश नहीं है। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। यानी अभी तक के सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में कोई भी महिला सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। एम फातिमा बीबी जो न्यायाधीश बनी है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनी है। अन्य न्यायाधीश होते हैं उनमें न्यायाधीशों में रही है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के पद पर ये नहीं पहुंच पाई। ठीक है, अगला बात करते हैं, वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ संचालित किया जाता था?
हमें पता होना चाहिए कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 1774 में। 1774 में की गई थी स्थापना। स्थापना 1774 में कहां पर की गई थी? और वो भी कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता। आपने पढ़ा होगा रेगुलेटिंग एक्ट। जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था पहला, तो उसमें कहा गया था कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। तो इसकी स्थापना 1774 में कहां कर दी गई थी? कलकत्ता में। इसका जो न्यायाधीश था पहला एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे इसका जो प्रथम न्यायाधीश रहा सर्वोच्च न्यायालय का। तो स्थापना 1774 में हो रही है, कहां पर हो रही है? कलकत्ता में हो रही है। प्रथम न्यायाधीश एलिजा एम्पे। लेकिन इन्होंने पूछा, लेकिन 1935 के एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय था उसको कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तो दिल्ली में शुरुआत में इसका जो कार्य संचालन किया गया संसद भवन से किया गया, यानी संसद भवन की बिल्डिंग में ही ये अपना संचालन करा। तो बाद में उसकी अपनी बिल्डिंग बन गई, तब उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट अपनी बिल्डिंग में कार्य कर रहा है। इससे पहले इसने संसद भवन की बिल्डिंग में कार्य किया। तो आंसर क्या होगा? संसद भवन से। ठीक है। अगला है नवंबर 2020 के अनुसार भारत में नवीनतम उच्च न्यायालय कहां बनाया गया है, यानी सबसे नवीनतम हाई कोर्ट कहां पर है? तो हमें पता होना चाहिए कि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना। तेलंगाना राज्य बना। अब तेलंगाना राज्य बनने के साथ ही जो वहां का आंध्र प्रदेश वाला एरिया था, वहां पर हैदराबाद उच्च न्यायालय आ रहा था। तो हैदराबाद उच्च न्यायालय था जो वो पहुंच गया किसके अंदर? अंदर तेलंगाना के अंदर। अब आंध्र प्रदेश के लिए भी उच्च न्यायालय चाहिए, तो आंध्र प्रदेश के लिए 2019 में अमरावती उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा? अमरावती उच्च न्यायालय। किस राज्य का है ये? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है ये। तो इस तरह से ये सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय है। और वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं भारत में? वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय भारत के अंदर अभी वर्तमान में है। ठीक है। अगला देखते हैं, नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तभी बताया कितने उच्च न्यायालय है भारत के अंदर? 25 उच्च न्यायालय है भारत के अंदर। ठीक है। हर एक राज्य का उच्च न्यायालय होता है, एक संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है। ठीक है। लेकिन ये भी कहा गया 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय हो सकता है। तो इस प्रकार से वर्तमान में भारत कितने राज्य? 28 राज्य, 8 केंद्र प्रदेशों के मिलाकर के वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय भारत में हैं। ठीक है। अगला, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो न्यायाधीश होते हैं या अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124, अनुच्छेद कौन सा होगा वो? 124। इसमें 24 से न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। आपका न्यायपालिका संबंधित 124 से लेकर के 147 अनुच्छेद तक ये भारत के संविधान में आपको उच्चतम न्यायालय की न्यायपालिका नजर आपको आएगी। ठीक है। अगर देखते हैं, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा? यानी अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि भारत का राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो भारत का राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालेगा? तो पता होना चाहिए कौन संभालेगा? भारत का सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। और भारत में एक बार ऐसी स्थिति बनी है जब हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय के उप प्रधानमंत्री बीबी गिरी उन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला। लेकिन जब जिस समय राष्ट्रपति का चुनाव हुआ उस समय बीबी गिरी ने भी चुनाव लड़ा, और फाइनली जब चुनाव लड़ोगे तो आपको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो उपराष्ट्रपति पहले से ही नहीं था, राष्ट्रपति की मृत्यु हो चुकी थी, तो फिर फाइनली ऐसी संकट आया तो फिर क्या किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत का राष्ट्रपति का कुछ समय के लिए कार्यभार राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना पड़ा। और ऐसा करने वाले न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह साहब, जिनको भारत के राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है। अगर देश में निम्नलिखित में किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है? यानी इन्होंने ध्यान रखना सबसे बड़ा पूछा जाए। अगर सबसे बड़ा है तो इस तरह से क्वेश्चन आता है सबसे पुराना, सबसे
पुराना उच्च न्यायालय, सबसे पुराना उच्च न्यायालय, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और सबसे ज्यादा क्षेत्र वाला, ज्यादा क्षेत्र। तो इस तरह के उच्च न्यायालय आपसे पूछे जा सकते हैं। पता होना चाहिए सबसे पुराना उच्च न्यायालय पूछा जाए तो कलकत्ता उच्च न्यायालय होगा। क्या होगा? कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, कौन सा होगा? कलकत्ता उच्च न्यायालय। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय पूछा जाए तो फिर होगा आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अब हुआ क्या? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, और इसके अलावा फिर आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्राधिकार के मामले में तो ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, तो क्या होगा? गुवाहाटी। यानी जो गुवाहाटी ये वर्तमान में सबसे बड़ा क्षेत्र कवर करता है। इस गुवाहाटी के अंतर्गत आपका असम पूरा क्षेत्र आता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका नागालैंड और आपका मिजोरम। इस तरह से इन राज्यों को कवर करता है कौन सा? आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय। क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय अगर कोई है तो वो है आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय। अब ध्यान रखना जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है ये आपका 1862 में बना था। कब बना था? 1862 में। और 1862 में ही कलकत्ता उच्च न्यायालय के बाद ही आपका बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय का भी गठन किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगला है कौन अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, किसी की नियुक्ति नहीं की जा सकती स्थान पर एक है तो। ठीक है, आपने क्लास में पढ़ाया है आप सभी को कि अनुच्छेद 127, अनुच्छेद कौन सा है? 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी अनुच्छेद 127 के अंतर्गत क्या है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय का कार्यभार ज्यादा है या कोई निर्णय के लिए न्यायाधीशों की आवश्यकता पड़ रही है या कोई बेंच बनाना है, तब सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने यहाँ बुला सकता है और बुलाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, तो उसकी सेवा शर्तें होंगी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जैसी ही होगी जब तक वो पद पर रहेगा। वो 3 वर्ष के पद पे काम करने के बाद उसको वापस वहां पर उच्च न्यायालय में भेज दिया जाएगा, लेकिन वो कहलाएगा हमेशा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ही। जब रिटायर भी होगा ना तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होगा और उसी प्रकार से उसका माना जाएगा। लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय में काम करा तो उसकी सेवाएं शर्तें जो सैलरी भत्ते हैं वो सब सर्वोच्च न्यायालय के हिसाब से मिलेंगे। तो क्या आंसर होने वाला है हमारा? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में। अगला है भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद खालिस्तान सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियां, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रिया का वर्णन है। कौन से अनुच्छेद में है? तो हमें पता होना चाहिए जो हमारा संविधान का भाग कौन सा है। इन्होंने कहा भाग 5। कौन सा है? भाग 5। इसमें क्या कहा गया? संघ के विषय में कहा गया है। किसके विषय में कहा गया है? संघ के विषय में। तो हमने पढ़ा है इसमें पहला है कार्यपालिका, विधायिका, तीसरा है आपका न्यायपालिका, तीसरा है आपका न्यायपालिका। अनुच्छेद की बात करें हम तो आपका अनुच्छेद हो जाता है 52 से लेकर के 151 तक। ठीक है, तो कार्यपालिका का अगर वर्णन किया जाए, कार्यपालिका का अनुच्छेद अगर देखा जाए तो 52 से लेकर के 78 तक ये आपकी कार्यपालिका मिलेगी यहाँ पर। फिर यहाँ पर विधायिका में बात की जाए आपकी अनुच्छेद 79 से लेकर के 123 तक आपको ये विधायिका नजर आएगी। इसके अलावा तीसरा पार्ट आ रहा है इसमें न्यायपालिका, तो अनुच्छेद आपका 124 से लेकर के 147 तक आपकी
यहाँ पर न्यायपालिका दिखेगी आपको। इसके बाद फिर 148 से 151 तक वो सीएजी की बात की गई है। सीएजी जो भी न्यायपालिका से संबंधित है 148 से 151 तक है क्या है ये सीएजी की। इस तरह से तो क्या आंसर होगा हमारा 124 से लेकर के 147 तक क्या है हमारी न्यायपालिका का वर्णन है हमारे संविधान के भाग 5 में। ठीक है, अगला देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्ष की अवधि तक का अनुभव होना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो आपको किसी उच्च न्यायालय में लगभग 10 वर्ष न्यायाधीश के पद पर रहे हो किसी भी, तो आपको उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया जाएगा। ठीक है, क्या आंसर होगा 10 वर्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आए, यानी भारत का उच्चतम न्यायालय है बना तो आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बन गया था, लेकिन दिल्ली में भारतीय संविधान लागू होने के बाद इसका विधिवत उद्घाटन कब किया गया तो पता होना चाहिए कब, 28 जनवरी 1950 को, क्योंकि इससे पहले तो अंग्रेजों के अनुसार चल रहे थे। हमने अपना संविधान बनाया, अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया। उसी के 2 दिन बाद हमने अपने सर्वोच्च न्यायालय को भी संवैधानिक रूप से अपने संविधान के अनुसार उसको विधिवत का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो आंसर होगा बी। अगला है, भारत का वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो अभी बताया था ना कि जब जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई उस समय बीबी गिरी को उपराष्ट्रपति थी तो उनको राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन जब बीबी गिरी ने भी राष्ट्रपति का नामांकन किया तो पता है राष्ट्रपति शर्तों में लिखा है कि आपके पद पर नहीं होना चाहिए, तो उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा और फाइनली भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या किया, जो मुख्य न्यायाधीश समय के थे एम हिदायतुल्ला, इनको भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। कार्यवाहक राष्ट्रपति इनको बनाया गया। एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। ठीक है, अगला देखते हैं, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एम फातिमा बीबी, जो कि उच्च न्यायपालिका पहली महिला थी मुस्लिम, और इसके अलावा उच्चतम न्यायालय में भी ये पहली महिला के रूप में इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, अगला है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो भी बताया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कौन सा है, कलकत्ता उच्च न्यायालय। कब बना था, 1862 में बना था। इसके बाद 1862 में ही आपका ये बना था, 1862 में ही ये बना था, और ये भी आपका 1862। एक साथ 3 उच्च न्यायालय बनाए गए थे, लेकिन सबसे पुराना कौन होगा आपका, तो होगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वर्तमान में सबसे बड़ा कौन सा, आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये कथन दिया गया है, कारण दिया गया है, तो आपको सही विकल्प चुनना है। तो पहला कथन दिया गया है, ये भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, बिल्कुल सही है। भारत में अनुच्छेद 50 में कहा गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों ही अलग अलग स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, इस पर रूप से बिल्कुल सही है। यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। न्यायपालिका सरकार का समाधान करती है और उसकी योजनाओं में के कार्यान्वयन में मदद करती है, ये नहीं है। जब अलग अलग है तो इसका समाधान करने का कोई मतलब ही नहीं है। न्यायपालिका अलग है और कार्यपालिका अलग है, तो उसका समाधान करने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर आंसर क्या होगा हमारा, ए सही है लेकिन आर गलत है, तो आंसर होगा आपका ए। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास है। किसके पास होगा भारत के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने, ट्रांसफर करने की शक्ति, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास इनकी शक्ति, स्थानांतरण करने की शक्ति होगी, लेकिन नियुक्ति की शक्ति भारतीय राष्ट्रपति है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन ट्रांसफर करने की बात आएगी तो फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास सही है। तो इस तरह से आपको कैसी लगी आप जरूर बताएं, और इस क्लास को रिवीजन करते रहें और साथ में थ्योरी पढ़ते रहें। और जिन्हें थ्योरी नहीं पढ़ी है, इस क्लास से उनको बहुत फायदा मिलेगा आने वाली परीक्षाओं, एनटीपीसी में और चाहे ग्रुप डी परीक्षाओं में। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और जो भी ऑफलाइन आना चाहता है तो ऑफलाइन के लिए भी क्लास में आ सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।